हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। अपनी हम जो सीरीज है उसको हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम नेटवर्क थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, एक 3 वोल्ट का डेली सप्लाई है और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम की, वो सप्लाई कर रहे हैं एक पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस को। ठीक है, और इसका जो रिलेशन है जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का वो कितना है, वी नो लोड इक्वल टू आई नो लोड का स्क्वायर। तो पावर डिसिपेटेड बताना है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट हुआ है। तो इसके सर्किट को हम रिड्रॉ करते हैं। तो ये वोल्टेज 3 वोल्ट का हो गया। अगर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 2 ओम हो गया, और इसी के साथ एक नॉन लीनियर का जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ये कनेक्टेड है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, नो लोड वोल्टेज होगा, और ये करंट फ्लो इसमें करेगी वो नो लोड करंट होगी। ठीक है, यही करंट इसी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगी। यदि हम इसमें केबीएल लगाएं तो माइनस का 3 प्लस 2INL प्लस का VNL दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम नो लोड वोल्टेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2INL। तो नो लोड वोल्टेज हमारा ये देखने को मिल गया। अब एक चीज बताओ, इसमें VNL क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन के थ्रू मेंशन है कि जो नो लोड वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू नो लोड करंट के स्क्वायर के। तो नो लोड वोल्टेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, INL का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर में 3 माइनस 2INL। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो INL का स्क्वायर प्लस 2INL माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो 2 एकम 2, तो 3 एकम 3 हो गया, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो INL स्क्वायर प्लस 3INL माइनस का 1INL हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसमें से INL कॉमन ले लेते हैं हम, तो INL ये कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा, INL प्लस 3 बचेगा यहाँ पे। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, INL प्लस 3 बचेगा। INL प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, INL प्लस 3 ये कॉमन चला गया, तो फाइनली क्या बचेगा, INL माइनस का 1। तो इसमें से 2 वैल्यू निकल के आ रही है नो लोड करंट की, इक्वल टू में 0 है, 2 वैल्यू निकल के आएंगी INL की, दैट इज -3 और प्लस का 1, है ना। 2 ही वैल्यू हमारी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो इसमें से जो माइनस वैल्यू है ये कभी नहीं होगी, जो होगी प्लस वैल्यू होगी, है ना। करंट की पॉजिटिव वैल्यू ही होगी हमेशा। तो इस केस में हम देखेंगे तो करंट की INL की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, 1 एम्पियर आ गई है। ठीक है ना। तो VNL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, INL का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा फाइनली। तो VNL की वैल्यू भी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो VNL और INL का प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ टोटल पावर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल पावर डिसिपेटेड निकालनी थी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी थी। तो VNL इंटू INL हम यहाँ से करेंगे, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 वॉट आ जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रिक प्रेसेस हैं, इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो पहली का जो रेजिस्टेंस है, पहली प्रेस का रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, और जो दूसरी प्रेस है उसका रेजिस्टेंस 300 ओम है। तो टोटल करंट जो दोनों प्रेस में से फ्लो कर रही है वो 4 एम्पियर की है ना। टोटल करंट यानी कि ओवरऑल करंट है यहाँ पे, सिमिलर तरीके से समझो, 100 ओम की ये प्रेस हो गई है और 300 ओम की प्रेस ये हो गई है, और टोटल करंट है वो कितना है, दैट इज 4 एम्पियर, कुछ इस तरीके से है। तो हमसे ये पूछा गया है द रेशियो ऑफ करंट फर्स्ट और इस टू सेकेंड, यानी कि पहली प्रेस में से जो करंट फ्लो हो रहा है इसका करंट हमने I1 मान लिया और इसका करंट हमने I2 कंसिडर कर लिया। तो I1 इस टू I2 में कैलकुलेट करके दिखाना है। तो I1 बराबर में कितना होगा, 4 इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो 400 ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए और 4 से 4 कैंसिल, तो 3 एम्पियर इसकी वैल्यू होगी। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। 1 एम्पियर कैसे, 4 माइनस 3 कर देंगे यहाँ पे, तो 1 एम्पियर में देखने को मिल जाएगा।
तो I1:I2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, है ना। I1:I2 दैट इज इक्वल टू 3:1, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये। और जो एच होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जिसकी NI/L से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ से हम डिपेंड इसको शो करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 वॉट 230 वोल्ट का लैंप है, इसको कनेक्ट किया गया है अक्रॉस 115 वोल्ट के सप्लाई से। तो हमें बताना है कि पावर ड्रॉन कितना होगा लैंप के द्वारा। तो देखो हमेशा पैरेलली कनेक्ट हम कंसिडर करते हैं, तो पावर बराबर है V² होता है पैरेलल के केस में। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि पावर डायरेक्टली डिपेंड करेगा वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं P1/P2 दैट इज इक्वल टू V1/V2 का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो P1 हमारे पास कितना है, P1 हमारे पास 200 है, P2 हमको कैलकुलेट करना है, V1 हमारे पास कितना है 230 वोल्ट है, और V2 कितना है 115 वोल्ट है। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ये दो बार यहाँ जाएगा, दो यहाँ बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा फाइनली। तो 200/P2 दैट इज इक्वल टू 4, है ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा फाइनली। तो P2 हम जब निकालेंगे तो 200/4 दैट इज इक्वल टू 50 वॉट। कितना आ गया P2 का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 50 वॉट, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 50 वॉट। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 4 कैपेसिटर्स की, अगर इक्वल कैपेसिटी इनकी C है और इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया, यानी सिंपली पूछा गया है C इक्विवेलेंट पूछा गया है। अगर हम इनको 4 कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करें, यदि हम 4 कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा, 4C, है ना। पैरेलल के केस में सबको ऐड कर दिया जाता है, तो 4C इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड है और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 3 कैपेसिटेंस हैं और इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है और प्रत्येक का वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, तो दैट इज 12 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा एक्टिव एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज आइडियल करंट सोर्स, यही एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि एनर्जी को या पावर को जनरेट कर पाएं या उसको एम्पलीफाई कर पाएं, तो उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इसमें एक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। वहीं अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव के केस में हमें देखने को मिलता है आर, एल और सी, ये पैसिव एलिमेंट में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट है, सर्किट के लिए कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। सॉरी नहीं है पूछा है, नॉट लगा है यहाँ पे। इनमें से कौन सा एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, तो हीटर कॉइल इसका सही आंसर हो जाएगा। हीटर कॉइल एक लीनियर एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट है, जबकि डायोड ये नॉन लीनियर है और ट्रांजिस्टर ये भी नॉन लीनियर है ना। क्योंकि जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन यदि लीनियर है, ओरिजिन से होते हुए जाता है, तो वो लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन यदि ओरिजिन से होके नहीं जाता है और लीनियर रिलेशन को शो नहीं करता है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो उस केस में वो नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक 10 ओम का रजिस्टर है और एक 1 हेनरी इंडक्टर है और एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है। यदि इस कॉम्बिनेशन को ड्राइव किया जाता है यूनिट स्टेप करंट से, तो स्टडी स्टेट के केस में जो सोर्स करंट होगी वो किससे फ्लो करेगी। तो आप समझने की वाली बात है यहाँ पे। तो करंट है, एक यूनिट स्टेप करंट का हम यूज कर रहे हैं फाइनली, और यहाँ पे हमने पैरेलली ये आर कनेक्ट हो गया, ये पैरेलली एल कनेक्ट हो गया और ये पैरेलली सी कनेक्ट हो गया। अब ये पूछा जा रहा है कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन किस एलिमेंट से टोटल करंट फ्लो करेगा। ये करंट आई निकल रहा है यहाँ पे और यूनिट स्टेप रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक चीज बताओ, जब स्टडी स्टेट कंडीशन हम लेंगे, स्टडी स्टेट कंडीशन के केस में क्या होगा, करंट सोर्स का करंट सोर्स एज इट इज यही रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो एल है वो एज ए शॉर्ट सर्किट ट्रीट करेगा, एल शॉर्ट हो जाएगा, है ना। और जो सी है ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया
और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो करंट आई है ये पूरी की पूरी करंट कहाँ से फ्लो करेगी, इंडक्टर से फ्लो करेगी, टोटल आई करंट। तो इसीलिए पूछा यही गया था हमसे कि सोर्स करंट जो है वो कहाँ से फ्लो करेगी, तो ये फ्लो करेगी इंडक्टर के अक्रॉस। जो इंडक्टर है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फाइनली जो फुल करंट है वो इंडक्टर के शॉर्ट सर्किट से फ्लो कर जाएगी, है ना, क्योंकि करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है और मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ तो यहाँ पे मिल गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब है और इनकी रेटिंग है 40 वॉट और 60 वॉट। इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है मेन पावर सप्लाई से। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसमें से जो 40 वॉट का जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सीरीज के केस में क्या होता है, जो कम वॉट का रेटिंग का बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, और पैरेलल में हमेशा जो ज्यादा वॉट रेटिंग का जो बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, पी बराबर में क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। पी बराबर में वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और आर बराबर में क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, सीरीज के केस में करंट सेम है, करंट हमारा सेम है, करंट हमारा दोनों के दोनों यदि एलिमेंट हैं या दोनों के दोनों लाइट हैं, तो दोनों के केस में जो करंट है वो आई ही फ्लो करेगी, करंट सेम फ्लो करेगी। तो इस केस में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, उसके अक्रॉस पावर भी ज्यादा हो जाएगी, और जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस पावर भी हमारी कम हो जाएगी। तो सिमिलर सी बात है कि आप रेजिस्टेंस और पावर को देख के अपन इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। मान के चलो 40 वॉट, यानी कि इसकी जो पावर है वो कम है, ये 40 वॉट का बल्ब है तो इसकी पावर कम है, किससे, 60 वॉट से, 60 वॉट से इसकी पावर कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस केस में ये पावर को ज्यादा कंज्यूम करेगा, या फिर ये कहें कि ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। इसीलिए जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जिसका रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है उसके अक्रॉस जो पावर है वो भी ज्यादा कंज्यूम होगी, और पावर ज्यादा कंज्यूम होने का मतलब ये है कि वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 12 1 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए गए हैं एज पर एक क्यूब को फॉर्म करने के लिए, क्यूब को बनाने के लिए। तो रेजिस्टेंस बताना है किन्हीं भी दो डायगोनल अपोजिट कॉर्नर के बीच में किसी भी क्यूब के लिए। तो अगर हम एक क्यूब की बात करें तो क्यूब कुछ इस तरीके से बनता है, एक ये हो गया डब्बा और एक ये डब्बा हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा क्यूब बन जाता है, और हमें रेजिस्टेंस किन दो एलिमेंट के अक्रॉस बतानी है, ये हमने बैटरी सोर्स यहाँ कनेक्ट कर दिया, डायगोनली अपोजिट हम इसको देखेंगे। अब इसमें यदि हम करंट की बात करें, यदि हम इसमें करंट की बात करें तो टोटल करंट यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से I/3 करंट यहाँ जाएगा, I/3 करंट यहाँ जाएगा, और I/3 करंट यहाँ जाएगा। ठीक है। यदि हम और आगे आते हैं, जो I/3 करंट है ये आगे तक बढ़ के आया है, लेकिन यहाँ पे यही करंट I/6 हो जाएगा, और यही करंट I/6 हो जाएगा। और सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी हमें I/3 देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ पर भी हमें I/3 देखने को मिलेगा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है हमने, अभी देखते हैं किस क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमने जो मिस्टेक करी है वो ये है कि ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होगी, ये जो आर्म कनेक्ट होगी, ये आर्म कनेक्ट हमारी यहाँ से होगी, डायगोनली अपोजिट की बात करी गई है, इस तरीके से कनेक्ट होगी ये। ठीक है, नहीं इस तरीके से। अब I/6 यहाँ से फ्लो कर रहा है, I/3 यहाँ तक आया, यहाँ से I/6 में ब्रेक कर गया, I/6 ये आ गया यहाँ तक। ठीक है ना, I/6 में डिवाइड कर गया, यहाँ I/3 आएगा, यहाँ से I/6 आएगा, और I/6 मिलके I/3 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे I/3 होगा, और यहाँ पर भी I/3 होगा, और तीनों I/3 मिलके ये फाइनली टोटल आई करंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको जो डिनोट कर दिया है। अब इसमें हम एक बार मूव कर जाएंगे इस लूप में। तो हम जब हम मूव इसमें करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मान लिया कि प्रत्येक आर्म पर जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट हम जो कर रहे हैं उनकी वैल्यू आर है प्रत्येक आर्म पर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, माइनस का भी प्लस I/3 इंटू आर प्लस I/6 इंटू आर प्लस I/3
इंटू आर दैट इज इक्वल टू 0। तो यदि हम आर को कॉमन ले लें तो I/3 बचेगा प्लस I/6 बचेगा प्लस I/3 बचेगा। आर हमने कॉमन ले लिया और वी हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2i प्लस 2i ये हो गया इंटू आर इक्वल टू वी। तो यहाँ पे हम दोनों को, तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 3 और 2 और 1 3 2 5 हो गया। तो 5i/6 इंटू आर इक्वल टू वी है। तो 5/6 इंटू आर दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आई कर देंगे यहाँ पे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6 इंटू आर। और यदि आर की वैल्यू की बात करें तो आर का वैल्यू कितना है? 1 है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5/6 ओम। तो 5/6 ओम हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू होगा अबाउट द कंडक्टर पोजीशन मार्क्ड इन 1। तो जो 1 मार्क किया गया है तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। बिल्कुल पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो करंट है, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी और ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो जो 1 पॉइंट था वो क्या शो कर रहा था? जो 1 का एरो था वो क्या शो कर रहा था? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रही थी उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें सर्किट गिवन है, इसमें बताया गया है हाउ विल वोल्टेज V1 एंड V2 चेंज। V1 और V2 जो वोल्टेज है वो किस तरीके से चेंज करेंगे यदि हम स्विच S को क्लोज कर दें। ठीक है ना, देखो सीधी सी बात है, यदि हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे, यदि हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो उस केस में क्या होगा? जो R इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि R इक्यू जैसे हमने इसको क्लोज किया तो R3 जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसके साथ पैरेलल में, तो जो पैरेलल कनेक्शन में आएगा तो इनमें से जो भी रेजिस्टेंस कम होगी उससे कम वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, जबकि सीरीज में ज्यादा वैल्यू देखने को मिल रही थी। तो इस केस में जो करंट होगा ना, जब आर इक्विवेलेंट घटेगा तो जो करंट का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। और जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें जो इसके अक्रॉस V2 का ड्रॉप है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि V2 बराबर क्या होगा? I/R2। I/R2, तो I का वैल्यू बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है V2 का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो V2 इंक्रीज कर जाएगा। तो V2 तो हमने कैलकुलेट इजिली कर लिया कि V2 बढ़ जाएगा, लेकिन V1 पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो यदि करंट यहाँ बढ़ रहा है लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना वो पहले की तुलना में वो कम हो रहा है ना, तो जो V1 है वो हमेशा डिक्रीज करेगा इस केस में, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा कम हो रहा है। इट इज ऑलवेज डिक्रीजेज। अब देखो V1 क्यों डिक्रीज कर रहा है इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, यदि इसके अक्रॉस अगर V2 का वैल्यू बढ़ जाएगा, पहले से यदि V2 का वैल्यू बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है कि V1 का वैल्यू घटेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट V ही है। यदि इसका वोल्टेज बढ़ेगा V2 का तो सिंपल सी बात है इसका वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज तो हमारे पास V ही है ना। तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा V में से उसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी और ये V1 से कम निकल के आएगा। तो फाइनली V1 डिक्रीजेज एंड V2 इंक्रीजेज। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें फिगर गिवन है, एक लैंप शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये लैंप है, ठीक है ना। इन द पिक्चर स्विच ऑन, इसको स्विच ऑन किया जाता है फ्रॉम द मोमेंट ऑफ स्विचिंग ऑन, मतलब स्विच ऑन करने के मोमेंट से लेके कितना टाइम इसको लगेगा लैंप को ग्लो करने में। यानी कि यदि हम इस यहाँ खड़े होके इस स्विच को ऑन कर दें, इस स्विच को ऑन कर दें तो इस लैंप को जलने में कितना समय लग जाएगा? तो ये जो टाइम होगा ये प्रैक्टिकली जीरो होगा, ठीक है ना, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ लाइट। यानी कि जो प्रोपोगेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट की वेलोसिटी का वो हमेशा लाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर शोन इन द फिगर, द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। तो जो अप्रोक्सीमेट जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो बताना है इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पैरेलल है, पैरेलल को भी हम देखेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा और 3 + 2 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट दैट इज 2 इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 6 × 18 और 3 × 2 = 5, है ना। तो कुछ
सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, और 6 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बचेगा हमारा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई है। आर इक्विवेलेंट दैट इज ऑप्शन सी, 4 ओम। अगला क्वेश्चन है, ये जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट हॉट कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, पीटीसी, यानी कंडक्टर को जो है शो करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेम तरीके से जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। कुछ इस तरीके से पीटीसी में देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आर का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के केस में ये भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो सॉरी पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन वहीं हम बात करें सेमीकंडक्टर की या फिर इंसुलेटर की, तो इसके केस में ये एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखेंगे हमेशा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ मैश करंट, है ना, रिक्वायर्ड कितने हैं सर्किट में, जो नीचे दिया है। तो नंबर ऑफ मैश करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो ये हमारा सोर्स हो गया, इसके साथ ये हमने इंडक्टर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसको हम यहाँ कनेक्ट करें या इसको यहाँ कनेक्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इंडक्टर हमारा ये चला गया यहाँ पे, बात वही है, इसको यहाँ कनेक्ट करें क्योंकि इन दोनों नोड के बीच में कोई ब्रांच कनेक्टेड तो है नहीं, तो फाइनली इसको हम यहाँ सरका सकते हैं, यहाँ खिसका सकते हैं, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट करके रखा हुआ है, और कुछ इस तरीके से। इसके बाद एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ देखने को मिलता है। अब एक चीज बताओ, एक चीज सोचो, ये दोनों यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनको इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से हम लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस हमने लगा दी है, ठीक है, रेजिस्टेंस लग गया हमारा। ये रेजिस्टेंस एक और रहा, इसके बाद एक हम इंडक्टर लगा लेंगे, ठीक है, एक इंडक्टर लग गया हमारा इस तरीके से। और इसी के साथ ये इंडक्टर लग गया, इसी के साथ पैरेलल में क्या है, ये रेजिस्टेंस भी है, तो पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही रीअरेंज करना है, हम डायरेक्टली देख के नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें बताना क्या है, मेश करंट बताना है, यानी कि L बराबर में B माइनस एन प्लस वन, इसको कैलकुलेट करना है। यदि हम ब्रांच की बात करें तो देखो जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी ब्रांचेज होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 4 ये हो गए, 2 6 और 3 9, तो ब्रांच 9 हो गए। और यदि नोड की बात करें हम तो 1 2 3 4 5, 5 नोड है हमारे पास, प्लस वन, तो 5 9 माइनस 5 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो जो इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इक्वेशन हो जाएंगे। मैश करंट या फिर कहें मैश करंट रिक्वायर्ड, 5 मैश करंट रिक्वायर्ड। अब देखो कैसे इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं हम। एक वैसे यही तरीका सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि इसी तरीके को फॉलो किया जाए आप लोगों के द्वारा, सबसे बेस्ट मेथड यही है। यदि आप दूसरा तरीका इसका जानना चाहें, दूसरा तरीका ये है कि एक लूप हमारा ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है ना, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, पांचवा ये बन रहा है। तो कितनी मैश करंट की रिक्वायरमेंट है, 5 मैश करंट की रिक्वायरमेंट है। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं अगर हमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, लेकिन अगर फॉर्मूले का यूज करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए सर्किट में वोल्टेज फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, तो बताना है कि एवरेज पावर रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस कितनी होगी। एवरेज पावर की बात करी गई है, तो एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज स्क्वायर अपॉन 2, है ना, अपॉन आर हो जाएगा। तो आरएमएस की यदि हम बात करें बी आर एम एस, तो 150 अपॉन अंडर रूट 2 का
होल स्क्वायर अपॉन आर की बात करें दैट इज 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 150 इंटू 150, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 25 हो जाएगा, है ना। तो जो एवरेज पावर है दैट इज इक्वल टू 25 छक्के 150 ये हो गया, और ये यहाँ पे कितना आएगा 75 आ गया। 75 दूनी 150, 150 तिया कितने हो गए 450। तो 450 वाट हमारा जो है सही आंसर हो गया एवरेज पावर का। कितना आ गया? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि यूनिट, मेजर यूनिट इलेक्ट्रिकल प्रेशर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कौन सी है। तो इसकी यूनिट है वोल्ट है। ये करंट की यूनिट है ओम, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है वॉट, ये पावर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज जो है वो सेम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जो हेनरी है वो यूनिट है मेजरमेंट की, इनमें से कौन किसके लिए है। तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी। इंडक्टेंस के केस में हेनरी है, कैपेसिटेंस के केस में फैरड है, रिएक्टेंस ओम है, और इसकी बात करें रेजिस्टेंस की तो इसकी जो यूनिट है वो भी ओम है ना। अगला क्वेश्चन है, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो क्या करेगा, वो लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। यदि इसको हम देखें, यदि वोल्टेज हमारा कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, तो प्योरली कैपेसिटिव के केस में जो करंट होगा आईसी का वैल्यू कितना होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा 90 डिग्री, एक दूसरे से 90 डिग्री लीड करेगा, ये करंट लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री से। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दूसरे तरीके से देख सकते हैं हम, दूसरे तरीके से देख सकते हैं हम, जैसे वोल्टेज हमारा कुछ इस तरीके से है, तो जो करंट होगा ना, करंट को लीड कराने के लिए करंट कुछ इस तरीके से लीड कर जाएगा। तो 90 डिग्री का करंट ने यहाँ पे लीड किया है, तो हम बोल सकते हैं आई का वैल्यू ये है और वी का वैल्यू ये है। तो इसको इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे टाइम है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इफ तीन कैपेसिटर्स हैं 30 माइक्रोफैरेड के, इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सी इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 30/3 दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिटरमाइन करता है टोटल पावर इन ए सीरीज सर्किट। कौन सी चीज है जो डिटरमाइन डिटरमाइन करती है किसी भी सीरीज सर्किट में टोटल पावर को। तो सोर्स वोल्टेज टाइम करंट, यस। यदि हम सोर्स वोल्टेज में टोटल करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो टोटल पावर है किसी सीरीज सर्किट के लिए वो हमें इजीली मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल डिवाइडर है, इसको नॉर्मली कनेक्ट कहाँ करते हैं। तो आउटसाइड द जनरेटर टुवर्ड द लोड सर्किट। बिल्कुल, पोटेंशियल डिवाइडर को हमेशा हम जनरेटर सर्किट के बाहर और लोड सर्किट के पास इसको यूज करते हैं, लोड सर्किट की तरफ इसको हम यूज करते हैं, है ना। आउटसाइड जनरेटर सर्किट टुवर्ड्स द लोड सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या हमें देखने को मिलता है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट हमेशा लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से। कुछ इस तरीके से हमें बिहेवियर देखने को मिलता है। ये अप्लाई वोल्टेज वी हो गया और एक करंट आई एल हो गया, और इसके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एवरेज पावर की बात करी गई है यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में। तो देखो एवरेज पावर जो है प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में तो हमेशा वो जीरो होती है। प्योर इंडक्टिव वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है तो यहाँ पे इसलिए जीरो में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ करंट लॉ एप्लीकेबल है केवल किसके लिए। तो जंक्शन, किसी भी नेटवर्क में जंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि केसीएल हमेशा जंक्शंस पे लगाया जाता है ना। तो केसीएल में क्या होता है, आने वाली करंट इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू जीरो एट एनी नोड। ये जंक्शन पर ही एप्लीकेबल होता है केसीएल का नियम। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किट कॉन्स्टिट्यूट, है ना। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। आई बराबर में क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी।
यही हमारे करंट को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो रेजिस्टेंस है 10 ओम और 10 ओम के, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 10/2, आर बाई एन दैट इज इक्वल टू 10/2। तो 5 ओम हमें देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी नेटवर्क में 10 नोड हैं, 17 ब्रांचेज हैं और नंबर ऑफ डिफरेंट नोड पेयर वोल्टेज कितना होगा? तो नोड पेयर वोल्टेज का फॉर्मूला समझिए पहले अपन। नोड पेयर वोल्टेज दैट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो नोड की वैल्यू कितनी है? 10 है, और 10 माइनस एक ये हो गया और 2 ये हो गया। तो 10 इंटू 9/2, तो यहाँ पे 5 बार गया और 5 नेम 45। तो नोड पेयर वोल्टेज कितना आ गया? नोड पेयर वोल्टेज दैट इज इक्वल टू, है ना, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 नेम 45, 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा जो है नोड पेयर वोल्टेज के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हमें I1 I2 और I3 को कैलकुलेट करना है, और हमें कुछ इस तरीके सर्किट गिवन है, टोटल करंट गिवन है, और पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी। तो R1 इज टू R2 इज टू R3 दैट इज इक्वल टू 4 इज टू 5 इज टू 1, 4 इज टू 5 इज टू 1। देखो I1 इज टू I2 निकालेंगे, I1 इज टू I2 इज टू I3 निकालेंगे, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो इनवर्स रिलेशन है, तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान के चलो, यदि हमें I1 का अनुपात चाहिए है, अनुपातिक वैल्यू चाहिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। I2 की बात करें तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। I3 की बात करें तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, 20 इस तरीके से आ जाएगा। तो यदि हम I1 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्चुअल में, तो टोटल करंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 5 लिख लेंगे और टोटल सबको जोड़ देंगे। तो 29 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, 5 अट्ठे 40/29। I1 का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.38 एम्पियर हमें देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे में यदि I2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से और डिवाइड करेंगे हम 29 से। इनका जब सॉल्व करेंगे हम तो 1.1 एम्पियर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और I3 की बात करें तो I3 हमें 5.52 देखने को मिल जाएगा सिमिलर तरीके से। कैसे? I3 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 20/29 करेंगे हम, और गुणा करेंगे किससे? हम 8 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से। ठीक है, तो 20/29 करके इस तरीके से हमारा जो है 5.52 हमारा सही आंसर हो जाएगा। या फिर इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 8 में से माइनस कर दो, तब भी हमारा 5.52 हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इस केस में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स, यानी इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। अब आप एक चीज बताओ, एक चीज सोचो बैठ के, एक चीज सोचो, यदि I/4 करंट इसमें से जा रही है तो यहां से कितनी करंट जा रही होगी? तो I माइनस I/4, I माइनस I/4 दैट इज इक्वल टू 3/4I हो गया। कितना हो गया? 3/4I। तो 3/4I यहाँ से फ्लो कर रही है करंट, तो इसमें हम मूव कर जाएंगे एक बार, तो माइनस का भी प्लस 3/4I, है ना, 3/4I इंटू आर का वैल्यू कितने है? 4 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाए, दैट इज 3I इक्वल टू V, है ना। तो V अपॉन I दैट इज इक्वल टू 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम आ गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि एक करंट मिरर है, इसको यूज कर सकते हैं हम एक एक्टिव लोड की तरह, बिकॉज क्योंकि इसका जो करंट मिरर है ना, तो ये हाई एसी रेजिस्टेंस होता है, इट हैज हाई एसी रेजिस्टेंस, और इसी हाई एसी रेजिस्टेंस के कारण ही हम इसको एक्टिव लोड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो हीटर है 1000 वॉट के और 250 वोल्ट के, तो इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया 250 ओम के अक्रॉस। देखो 250 ओम यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि बल्ब की रेटिंग भी 250 वोल्ट है और टोटल सप्लाई भी 250 वोल्ट है। तो मैंने क्या बताया था, इस केस में पावर के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा?
P1 इंटू P2 अपन P1 प्लस P2, कुछ इस यही वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो 1000 इंटू 1000 अपॉन 1000 और 1000 को जोड़ेंगे तो 2000 ये आ गया, तो दो बार ये गया, तो फाइनली 500 वॉट आ गया, 500 वॉट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक करंट डायरेक्ट करंट कब होगा? जब मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम, है ना। करंट कुछ इस तरीके से है, ये टाइम हो गया, ये करंट का मैग्नीट्यूड हो गया। तो टाइम की रिस्पेक्ट में जब तक करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तब तक हम इसको क्या कह सकते हैं? डीसी करंट कह सकते हैं। और एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होता है? इट टेक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल एंड देन रिटर्न ड्यूरिंग द अदर पार्ट ऑफ द साइकिल। यानी पॉजिटिव साइकिल में ये क्या करेगा? ये पावर को लेगा, और अदर साइकिल में क्या करेगा? ये पावर को डिलीवर कर देगा या वापस भेज देगा। यही है इसका, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में पावर कभी कंज्यूम होती ही नहीं है, एक साइकिल में वो स्टोर होती है और अगली साइकिल में वो क्या करती है? वो वापस चली जाती है ना, डिसिपेट नहीं होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है, जो साइनसोइडल करंट इसमें से फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की आरएमएस करंट जो है देखने को मिल रही है, और इसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना होगा किसी भी इंडक्टर के द्वारा? एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो देखो एवरेज पावर डिसिपेटेड यहाँ पे जीरो होगा, किसी भी इंडक्टर के द्वारा 0 वाट। इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि पावर डिसिपेट नहीं करता, ये पावर को स्टोर करता है, ना कि डिसिपेट करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में होता है, किसके द्वारा होता है? इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही हमें इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट फॉर्म है ओम्स लॉ का वो कौन सा है? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बिल्कुल ये भी सही है, और V इक्वल टू I, और ये भी सही है। तो दोनों हमारे सही आंसर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट हमने R को ले लिया यहाँ पे, तो V इक्वल टू I हमारा सही आंसर हो जाएगा। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये भी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि दोनों सही आंसर हमारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की डिपेंड्स किस पे करती है? तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। तो केवल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कंडक्टर मटेरियल की, और कभी कभार टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर जाता है। ऑप्शन बी। तीन पैरेलल रेजिस्टेंस ब्रांचेज हैं, इनको डीसी से कनेक्ट किया गया है। तो रेशियो बताना है ब्रांच करंट का, है ना, I1:2 I2:2 I3। तो R1:R2:6, दैट इज इक्वल टू 2:4:6, कुछ इस तरीके से है। तो I1:I2:I3 कितना हो जाएगा? मैंने बताया था ना, जब I1 देखेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, I2 देखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और I3 देखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके देखने को मिलता है हमें, है ना। तो 6 चौको 24, और इसको हम काट देंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो 4 6 24, 4 3 12, और 4 दूनी 8, 6:3:2, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, इस दिए हुए फिगर में यदि R3 को हम ओपन सर्किट कर दें, इस रेजिस्टेंस को यदि हम ओपन सर्किट कर दें, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? यदि हम इसको ओपन सर्किट कर देंगे तो इसमें जो I होगी, I की वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब I 0 हो जाएगा तो कहीं कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा 250 का 250 वोल्ट हमें वोल्ट मीटर के अक्रॉस देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है, तीन रेजिस्टेंस हैं, प्रत्येक का वैल्यू R में, इनको कनेक्ट किया गया है ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए। तो बताना है किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। कुछ इस तरीके समझो इसको, ये R हो गया, ये R हो गया, और एक R ये हो गया, R R R। किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे समझ लो इसको। R इक्विवेलेंट चाहिए तो 2R पैरेलल विथ R हो जाएगा, तो 2R² अपॉन 3R हो गया, ये चला गया, तो 2/3R बचा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो 2/3